स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे पर बौद्ध महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि सभी उपासना विधियों का एक मंच पर आना अभिनंदनीय है। हिंदू और बौद्ध एक ही वट वृक्ष की शाखाएं हैं। यदि एक ही मंच पर आ जाए तो ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली वट वृक्ष बनेंगे, जो उन्हें छांव भी देगा और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम के बाद सीएम ने बौद्ध संतों और विद्वानों पर पुष्प वर्षा भी की और कहा कि भगवान बौद्ध ने दुनिया को करुणा और मैत्री का संदेश दिया। अगर भारत रहेगा तो भगवान बुद्ध का संदेश भी रहेगा। कुछ लोग भारत को बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के आयोजनों से भारत विरोधी तत्वों की नींद हराम हो चुकी है। बताते चले कि इससे पहले सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम के बाद सीएम ने बौद्ध संतों और विद्वानों पर पुष्प वर्षा की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के एसजीपीजीआई पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आचार्य सत्येंद्र दास जी का स्वास्थ्य जाना है। तो देखिए लखनऊ से ये खबर है, जहां एसजीपीजीआई पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर आचार्य सत्येंद्र दास जी का हालचाल जाना मुख्यमंत्री ने और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आचार्य से मुलाकात भी की। दो महीने पहले मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार किया गया था, लेकिन वाराणसी तक संचालन अभी शुरू नहीं हो सका है। रेल अधिकारियों के मुताबिक अब इस ट्रेन को मार्च से पहले, सप्ताह से पहले यानी कि वाराणसी तक चलाए जाने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। मेरठ लखनऊ मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेसवे का अयोध्या होते हुए वाराणसी तक संचालन मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। 2 महीने पहले इस ट्रेन को वाराणसी तक विस्तार दे दिया गया था, लेकिन वाराणसी तक संचालन अभी शुरू नहीं हो सका है। गाजियाबाद पुलिस ने शादी विवाह में लूटपाट करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,04,000 रुपये बरामद किए हैं। बताते चले कि मामला गाजियाबाद के लोनी थाने का है, जहां पर कुछ दिन पूर्व शादी समारोह में रुपयों से भरा बैग अभियुक्तों द्वारा लूट किया गया था और लोनी थाने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। वहीं पुलिस ने घटना की जांच के लिए टीम का गठन कर तलाशी शुरू कर दी है और इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। उनके कब्जे से लूटे हुए रुपयों से 2,04,000 रुपये और एक मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद कर लिया है और फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है पुलिस कर रही है और आगे की जो भी जांच पड़ताल है लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। गाजियाबाद की लोनी थाना पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों लोनी इलाके में एक शादी समारोह में लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। शादी समारोह में रुपयों से भरा बैग लूटा गया था। इन अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इसी शादी समारोह में इन्होंने रुपयों से भरा बैग लूट लिया था। इनके पास से पुलिस ने 1,04,000 रुपये बरामद किए हैं। इन्होंने पूछताछ में यह भी बताया कि दिल्ली एनसीआर के जिला गाजियाबाद के पौष इलाकों में ये खास तौर से रेकी किया करते थे और ये देखा करते थे कि शादी समारोह में किसके पास रुपयों से भरा बैग है और महंगे ऑर्नामेंट हैं। ये रेकी कर ये जान लिया करते थे कि किस शख्स के पास महंगे सामान हैं और तभी ये अपनी गैंग के सदस्यों के साथ इस घटना को अंजाम दिया करते थे। इनके पास से पुलिस ने फिलहाल लूटी गई रकम तो बरामद की है, लेकिन पुलिस अभी इनके और साथियों की पकड़ के लिए कई टीमें गठित किए हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस का यह भी कहना है कि इनसे पूछताछ में कई और अन्य मामलों का खुलासा हुआ है। दरअसल गाजियाबाद के लोनी इलाके में ये कल किसी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज इन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। जितेंद्र भाटी, साधना प्लस, गाजियाबाद। दिनांक 20 जनवरी 2025 को थाना लोनी क्षेत्र के बंथला फ्लाईओवर से जब आते हैं तो वहाँ एक मंडप है,
वहां पे शादी समारोह पे रात्रि लगभग 1 बजे जब परिवार लोगों की विदाई करने बाहर आया तो उनके हाथ से बैग छीनकर 2 अज्ञात बाइक सवार भाग गए, जिनके परिवार द्वारा बताया गया कि उसमें कुल 3.5 लाख रुपए थे। इस पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा 3 टीमों का गठन किया गया था। टीमों तथा साइबर और सर्विलांस की मदद से आज उस बाइक सवार में से एक अभियुक्त, जिसका नाम मोहम्मद कादिर है, जो मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और दिल्ली में रहता है, उसको तथा उसके भाई को, जिसका नाम आवेश है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उस लूट के कुल 1,04,000 रुपए बरामद किए गए हैं। तो वहीं नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 4 फरवरी को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर एक अहम बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी ग्रिड के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना रहा। खबर दिल्ली से है, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग और 4 सदस्यीय यात्रा पर भारत पहुंचे। बताते चले कि इस यात्रा के दौरान यूएनजीए के अध्यक्ष यांग और विदेश मंत्री जयशंकर ने आपसी हितों के प्रमुख क्षेत्रीय और बहुक्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद है। वहीं यांग अपने आधिकारिक कार्यक्रमों के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उन्होंने मुलाकात की है। और आपको बताते चले कि देखिए, भारत यात्रा पर यूएनजीए के अध्यक्ष जो है वो पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात भी की। महाकुंभ में स्नान के लिए 5 फरवरी को प्रयागराज आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोटोकॉल में बदलाव हुआ है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को बेहद छोटा कर दिया गया है। पीएम मोदी अब केवल 1 घंटे ही प्रयागराज में रहेंगे। इस दौरान वे केवल संगम स्नान और गंगा पूजन करेंगे। इसके अलावा पहले से तय किए गए सभी कार्यक्रम नहीं होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए उनकी टीम ने सोमवार को रिहर्सल भी किया है। माना जा रहा है कि इस दौरान सीएम योगी पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रयागराज में नाव की सवारी की। इस दौरान पक्षियों को खाना भी खिलाया है और देखिए, तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं। भूटान के राजा जो है उन्होंने नाव की सवारी की है और यहां पर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात भी की है। और आपको ये भी बताते चले कि यहां पर उन्होंने गंगा स्नान भी किया है और उन्होंने यहां पर चिड़ियों को दाना भी दिया है और ये तस्वीरें देखिए आप तक साझा कर रहे हैं। आईआईसी ब्रुगेल वार्षिक संगोष्ठी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टिप्पणी की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। Large sections of the global intelligentsia have been in denial about the impact of the current model of globalized trade on societies and economies. Openness and interlinkages were lauded as values in themselves, deliberately ignoring that free trade was increasingly less and less fair trade. The pervasiveness of non-market factors in global manufacturing has fundamentally altered the very structures on which global consensus was built. The perception grew that the trading system has been gamed for the benefit of a few. It was therefore no surprise, except for those in denial, that there would be a political backlash. Some of it is voiced in terms of stagnating quality of life, some in employment challenges, and the rest in a frustration
of an inability to compete against state support and subsidies. It was easy to give a cultural twist to these insecurities as well. So whether we go back to the Brexit, look at the political happenings in many other nations, including yours, or now consider the return of the Trump administration, let us appreciate that these consequences actually have causes. Let me now turn to trade and geopolitics. We are witnessing a serious over-concentration of manufacturing in a limited geography. This has many ramifications. On the one hand, there are supply chain vulnerabilities of various kinds. The world experienced that during the COVID pandemic. Such stresses continue to be aggravated by conflicts or by extreme climate events. At the same time, there has also been a leveraging of market shares and dependence, be it in production and consumption or in resources, goods and services. The domain of finance has seen similar developments that emanate from the salience of a few players. For the rest of the world, there are lessons to be learnt. It is no accident that the discourse thereafter has focused intensively on de-risking the international economy. Diversifying production and building more resilient and reliable supply chains have emerged as a priority. The digital world carries its own share of challenges. It is paradoxical that many of us are so focused on data privacy and data security at home. But how concerned are we at the harvesting and deployment of this beyond our shores? What began as a debate when 5G technology started to be introduced is now a full-blown issue in the AI era. The imperatives of trust and transparency have come to the fore. In terms of geopolitics, they have also added an additional layer of complexity. A few words about climate governance and actions. The continuing disappointment of the Global South about the lack of resources for a transition is not a secret. With the passage of time, it has only further aggravated. Global gatherings have become an exercise in creative accounting rather than in solution finding. Far from making green and clean technologies accessible and affordable, the trend suggests protectionism in the name of climate. The developed world also appears indifferent to the dire predicament of the Global South in the aftermath of the COVID. That the shortfall in achieving SDG targets is eliciting so little attention today speaks volumes. Our own experience in chairing the G20 revealed how difficult it was to even get adequate attention on this basket of issues. To all this, let me add a few words about geopolitics itself. The world is currently witnessing two major conflicts. These are often presented as matters of principle. We are told that the very future of the world order is at stake. Yet, the record shows how selectively and unevenly these principles have been applied. We, in India, have yet to see aggression on our territory vacated after so many decades. Equally, terrorism has been overlooked when convenient. In our own continent, international law has been disregarded with significant consequences. Even on a question like democracy and military rule, different standards have been applied to our neighbors in the East and our neighbor in the West. It is not my case that principles are dispensable or that we must be utterly into realpolitik. But the agenda can no longer be set by some, only to be observed by the rest. This applies to passing judgment on and interfering in the domestic politics of others as well. Today, there is much talk about the world order unraveling. The fact is that the consensus which underpinned it has done so well before. There are north-south contradictions
as much as there is an East-West divide. In fact, even these broad characterizations are no longer tenable in an era of sharper nationalism. Both the economic and political logic of an earlier era needs refreshing. Much of the architecture will undoubtedly continue because we are too deeply invested in it. But some of it, certainly, perhaps aspects that are critical and sensitive, will be more nationally driven. We are truly entering a time of multipolarity and rebalancing. The sooner we come to terms with this reality, the better for all of us. Now, these are some of the questions that India and the European Union confront today. It is important that as we reflect on appropriate policies and responses, there is a quest for convergence as well as an honesty in conversations. We clearly have common interests and shared values. There may be some differences on priorities and specifics, but what binds us is a sentiment much stronger. At the end of the day, we are political democracies, pluralistic societies and market economies. बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने पंडित जी से खास चर्चा की, जिसमें बसंत पंचमी के महत्व को लेकर बातचीत हुई। इस खास चर्चा में पंडित जी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। आज बसंत पंचमी का एक पावन पर्व है और इस पावन पर्व पे आप समझते हैं कि आखिरकार मां सरस्वती जी को हम उनकी वंदना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और इसी अवसर पे आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। हम खासतौर से आज के विषय में जानना चाह रहे हैं कि बसंत पंचमी को लेकर के तमाम तरीके की लोग बात करते हैं। कोई कहता है ये सरस्वती जी का जन्म दिवस है, कोई कहता है ऋतु जो जब बदलती है तो उसको बसंत जब आती है तो उसके लिए होता है। कुछ प्रदेशों में इसको बसंत पंचमी को माना जाता है कि उनके लिए एक नया वर्ष शुरू है। हम अपने दर्शकों को चाहते हैं आपके माध्यम से पता लग सके आखिरकार बसंत पंचमी की क्या अहमियत है, क्या भूमिका है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो साधना चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमें देख रहे हैं, सबको सादर प्रणाम है मेरा। मैं श्याम जी मिश्रा। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का और विद्यादायिनी कहा जाता है। वीणा और वाणी, ये दोनों ही मंत्र मुग्ध कर देता है, वाणी और वीणा। और बसंत पंचमी, बसंत का आगमन। अब अभी से ही आप देखेंगे कि पतझड़ का ये समय आ जाता है और बसंत का आगमन आज से हम लोग के बीच अपना ये। तो बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और बहुत सारे हम लोग जैसे बचपन में भी स्कूल में अपना पूजा करते थे श्रद्धा भाव से, और आज भी पूजा होता है। और वही बसंत पंचमी। पंडित, एक खासतौर से कोई मंत्र ऐसा या कुछ ऐसा आप बता सके जो लोग आज अपने जो कुछ लोग, क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को हर चीज का एक स्वरूप चाहिए, कि प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए कि आज बसंत पंचमी के दिन हम क्या पहने, पीले कपड़े पहने, कुछ लोग कहते हैं सरस्वती जी की पूजा करें। तो कोई खास मंत्र है, कुछ ऐसा बताइए जिससे लोगों को इसका फल मिल सके। वस्त्र के ऊपर तो हालांकि देखिए, सबसे प्रिय वस्त्र माँ सरस्वती के लिए वही श्वेत है, सफेद, और पीला भी आप बन सकते हैं। और एक छोटा सा वंदना है माता सरस्वती का, वो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रांत वृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ये माँ सरस्वती का हम लोग बचपन से ही ये याद है, छोटा सा ये वंदना। धन्यवाद पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए।
तो ये थे धर्माचार्य और पंडित जी, जिन्होंने आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे आप सबको कुछ ऐसी बातें बताएं जिसका अगर आप इसको कहीं ना कहीं ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, भविष्य में और आपके जीवन में सिर्फ सफलता ही आपको मिलेगी। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता मुरुगन मंदिर के महाकुंभ अभिषेकन में जैसे पुण्य कार्य का हिस्सा बन रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं शारीरिक रूप से भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, लेकिन मेरा मन इस आयोजन के उतने ही करीब है जितना भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते हैं। हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट प्रबोवो, मुरुगन टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन पा हाशिम, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर कोबालन, डिग्निटरीज, तमिलनाडु और इंडोनेशिया के पुजारी एवं आचार्यगण, इंडियन डायस्पोरा के सदस्य, इस पावन अवसर का हिस्सा बनने वाले इंडोनेशिया और अन्य देशों के सभी साथी और इस दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण को साकार करने वाले सभी कारीगर बंधु, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। माय ब्रदर प्रेसिडेंट प्रबोवो, उनकी मौजूदगी ने इसे मेरे लिए और विशेष बना दिया है। मैं फिजिकली भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, लेकिन मेरा मन इस आयोजन के उतने ही करीब है जितना भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते। अभी कुछ ही दिन पहले प्रेसिडेंट प्रबोवो भारत से 140 करोड़ भारतवासियों का प्यार लेकर गए हैं। मुझे विश्वास है उनके जरिए आप सब हर भारतीय की शुभकामनाओं को वहां अनुभव कर रहे होंगे। मैं आप सभी को और भारत इंडोनेशिया समेत दुनिया भर में भगवान मुरुगन के करोड़ों भक्तों को जकार्ता टेम्पल के। चलिए, बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी